जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट के बारे में बात करने वाले हैं। अब देखिए, अब तक हमने देखा था किस तरीके से गांधी जी जो है उन्होंने सबसे वादा किया कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अगर हम प्रॉपर तरीके से करते हैं तो हमें एक साल के अंदर अंदर आज़ादी मिल जाएगी। मतलब हम कह के लेंगे आज़ादी, पूरी लेंगे आज़ादी। मगर सडनली चौरी चौरा इंसिडेंस हो जाता है 5 फेब को, और जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसे सडनली विड्रॉ कर दिया जाता है। अब जो लोग हैं उन्हें समझ में नहीं आता है, डिसइल्यूजन हो जाते हैं, और इसीलिए अलग अलग तरीके के लोग हमें उभरते हुए देखने को मिलते हैं। कोई बोलते हैं कि हम यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसमें जाएंगे, जिन्हें हम स्वराजिस्ट कहते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि हम बाहर रहकर कंस्ट्रक्टिव काम करेंगे जिससे कि फ्यूचर स्ट्रगल में वो काम आ सके, जिन्हें हम नो चेंजर्स कहते हैं। और कुछ लोग ऐसे थे जो वायलेंट मीन्स जो है उसका इस्तेमाल कर रहे थे, जो फ्रीडम फाइटर्स वायलेंट मीन्स का इस्तेमाल कर रहे थे। अब रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा था, जो ब्रिटिशर्स हैं उन्हें समझ में आ गया कि भाई साहब कुछ गड़बड़ हो रही है, अब यहाँ पर कैरेट और स्टिक फिर से लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो मॉडरेट्स है, जो यहाँ पर स्वराजिस्ट है, उन्हें यहाँ पर प्लीज़ करने के लिए जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने सोचा कि हम थोड़ा पहले ही यहाँ पर एक्ट जो है वो लेकर आ जाते हैं। क्योंकि हर बार क्या हुआ है कि 10-10 साल के बाद जो एक्ट है उसे रिव्यू किया गया है। मतलब जो गवर्नमेंट है उन्होंने हर 10-10 साल में जो नए एक्ट्स है वो लेकर आए हैं। जैसा कि हमने देखा था कि 1909 में एक्ट उन्होंने लेकर आए, उसके बाद 1919 में लेकर आए। अब ये जो 1919 में वो एक्ट लेकर आए थे, इसमें हमने कई सारी चीज़ें देखी थी। जैसे कि जो सेंट्रल कंट्रोल है प्रोविंसेस पर, उसे रिलैक्स किया गया था। किस तरीके से रिलैक्स किया गया था, तो जो सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं उन्हें अलग अलग करके, उसी के साथ साथ जो सेंट्रल बजट है, प्रोविंशियल बजट है, उसे भी अलग किया गया था, उसे भी सेपरेट किया गया था। और यहाँ पर जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स है उन्हें भी यहाँ पर डिवाइड किया गया था रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में। और यही चीज़ हमें डायर की जो है प्रोविंस में वो देखने को मिलती है। और उसी के साथ बाइकैमरलिज्म, बहुत सारी चीज़ें जो है हमने 1919 के एक्ट में कवर की थी। तो ये सारी चीज़ें हमें 1919 के एक्ट में देखने को मिल रही थी। अब यहाँ पर जो गवर्नमेंट है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उन्होंने कब नया एक्ट लाना चाहिए था, क्योंकि उसमें उन्होंने कहा था कि 10 साल के बाद हम रिवाइव करेंगे, कि 10 साल के बाद हम एक्ट लेकर आएंगे कि वह कुछ खामियां जो इसमें रही है या फिर कुछ चेंजेस अगर हमें सोसाइटी में देखने को मिल रहे हैं उसके हिसाब से अगर हमें लॉ लेकर आना है तो 10-10 साल के बाद हम लेकर आएंगे। तो अब यहाँ पर 1919 से के बाद कौन सा एक्ट आना चाहिए था, 1929 में आना चाहिए था। लेकिन जो ब्रिटिशर्स है वो 2 साल पहले ही आ जाते हैं। मतलब 1927 में ही हमें साइमन कमीशन जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। अब क्यों यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म है वो तो 1929 में ड्यू थे, तो यहाँ पर 1927 में ही साइमन कमीशन क्यों आ जाता है। अब देखिए, इसके जो रीजंस है वो कई रीजंस है। पहला रीज़न तो हमें यूके में देखने को मिलता है। वहाँ पर हमें दो पार्टीज जो है वो देखने को मिलती है, एक है कंजर्वेटिव पार्टी और दूसरी है लेबर पार्टी। अब राज किसका चल रहा था, सत्ता किसकी थी, वो थी कंजर्वेटिव पार्टी की। अब यहाँ पर जो कंजर्वेटिव पार्टी है, अब पास में ही इलेक्शंस आने वाले थे और कंजर्वेटिव पार्टी को ये डर था कि कहीं हम इलेक्शंस ना हार जाए। और कंजर्वेटिव पार्टी की नज़रों में जो लेबर पार्टी है वो काफ़ी इनकेपेबल और इनसेंसिटिव थी, और उन्हें यहाँ पर डर था कि अगर लेबर पार्टी जो है वो चुनकर आ जाती है तो इंडिया जो है उसका दावेदार जो है वो यहाँ पर लेबर पार्टी के पास चला जाएगा, जो कि यहाँ पर इनसेंसिटिव है, और वो ऐसा नहीं चाहते थे। और इसीलिए वो जल्द से जल्द यहाँ पर लॉ जो है वो लाने की कोशिश कर रहे थे। और दूसरी चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिलती है कि काफ़ी क्योस जो है, क्योटिक सिचुएशन जो है, क्योटिक पॉलिटिकल कंडीशन जो है वो हमें इंडिया में देखने को मिल रही थी। और इसी की वजह से यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने सोचा कि भैया जल्द से जल्द यहाँ पर जो कैरेट है वो इनके मुंह में दे दो और जल्द से जल्द यहाँ पर जो मसला है उसे शांत कराओ, नहीं तो और हमारे लिए प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाएगी। तो ये कारण हमें देखने को मिल रहे थे, जिसकी वजह से जो साइमन कमीशन है वो यहाँ पर 2 साल पहले ही आ जाता है। अब सवाल ये आता है कि साइमन कमीशन जो उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे। अब देखिए, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हिसाब से यहाँ पर एक एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। साइमन कमीशन के बारे में अगर आपको पूछा जाए तो आपको ऑब्जेक्टिव्स उसके लिखने बहुत ज़रूरी है। अब इसमें दो ऑब्जेक्टिव्स हमें खासकर देखने को मिलते हैं। अब अगर आप देखोगे तो इसके ऑब्जेक्टिव्स थे, पहला ऑब्जेक्टिव था कि यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो है उसे यहाँ पर रिवाइव किया जा सके, है ना। क्योंकि 10 साल के बाद वो एक्ट लाते थे कि वह पिछला वाला जो एक्ट है उसे रिवाइव किया जा सके, उसमें जो खामियां हैं उसे रेक्टिफाई करके यहाँ पर नया एक्ट जो है उसमें चेंजेस लाए जा सके। अब यहाँ पर जो पुराना एक्ट था 1919 का, वो जिसने लाया था वो इससे खुश नहीं था। वो बोल रहा था मेरे को जज करोगे, रोडीज बनोगे, रोडीज बनोगे। अब यहाँ पर ये जो चीज़ है ये ऐसे ही लाया गया, ठीक है, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो यहाँ पर क्या था उनका कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है उसे यहाँ पर रिवाइव किया जा सके। दूसरा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव था कि यहाँ पर जो इंडियंस है
वो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए रेडी है या नहीं है, ये भी यहाँ पर रिकमेंड जो है वो यहाँ पर किया जा सके। तो ये दो मेन ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर साइमन कमीशन के हमें देखने को मिलते हैं। अब प्रॉब्लम क्या था कि जो साइमन कमीशन में जितने भी लोग यहाँ पर इन्वॉल्व थे, जितने भी लोग यहाँ पर टीम में थे साइमन कमीशन के, वो सभी के सभी यहाँ पर वाइट्स थे। मतलब कोई भी इंडियन इसमें शामिल नहीं हुआ था। और इसी वजह से जो इंडियंस है वो यहाँ पर गुस्सा हो गए। उन्होंने बोला चाहे मायाला एक भी इंडियन नहीं है, बंदूक निकाल रहे राजू। मतलब यहाँ पर क्या था कि उनको गुस्सा आ गया कि यार तुम इंडिया में रिफॉर्म लाने की कोशिश कर रहे हो, इंडिया में तुम चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हो, इंडियंस पर तुम कोई लॉ थोपने की कोशिश कर रहे हो और उसमें कोई भी इंडियंस नहीं है। उसमें सबके सब जो ब्रिटिशर्स है वही आ रहे हैं। मतलब यहाँ पर इंडियन जो है क्या वो इनकेपेबल है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से जो इंडियंस है वो काफ़ी गुस्सा हो गए थे, काफ़ी खफा हो गए थे। अब यहाँ पर जो इंडियंस थे उनके रिएक्शन हमें अलग अलग तरीके से देखने को मिल रही थी। अब जो यहाँ पर इंडियंस थे, कांग्रेस थे और बाकी के लोग थे, उनका गुस्सा, उनके रिएक्शन जो है अलग अलग तरीकों से देखने को मिल रहे थे। और ये रिएक्शन एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले अगर हम इंडियंस की बात करते हैं तो ये तो काफ़ी गुस्सा थे। इनको गुस्सा किस वजह से था कि एक तो इंडियंस जो है उन्हें यहाँ पर तुमने एक्सक्लूड कर दिया है, और दूसरा ये कि तुम फॉरेनर जो है वो यहाँ पर इंडिया की जो फिटनेस है सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, क्या वो यहाँ पर डिसाइड करेंगे? यहाँ पर इंडियंस जो है क्या वो यहाँ पर इंडियंस कैपेबल है या नहीं, वो डिसाइड नहीं कर सकते हैं क्या? तो इसीलिए इंडियंस जो है उन्हें ये फील होने लगा कि हमारी यहाँ पर इंसल्ट की जा रही है, यहाँ पर हमारी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो यहाँ पर देखी नहीं जा रही है। और दूसरी चीज़ जो उन्हें फील हो रही थी वो ये थी कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है उसका ये सिरे सिरे वायलेशन है। अब यहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि यहाँ पर खुद को लिबर्टी रहना चाहिए कि हम हमारे लिए क्या अच्छा है वो तय कर सके। उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। मतलब मेरे लिए क्या अच्छा है ये मैं डिटरमाइन करूंगा, मेरे लिए क्या अच्छा है ये मैं खुद देखूंगा। ये अगर मुझे लिबर्टी है, इसका मतलब है कि प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन जो है ये काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगर ये नहीं मिलता है तो मतलब इसका वायलेशन हो रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इंडियंस के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ये डिसाइड करने के लिए इंडियंस ही अगर शामिल नहीं है तो बट ऑब्वियस है कि प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन जो है इसका कंप्लीट वायलेशन है। वही अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस ने जो मद्रास सेशन हुआ था जिसमें प्रिसाइड किया गया था अंसारी के द्वारा, तो उसमें उन्होंने कहा कि यहाँ पर हम बॉयकॉट करने वाले हैं साइमन कमीशन को एट एवरी स्टेज एंड इन एवरी फॉर्म। मतलब सभी स्टेजेस पर हम यहाँ पर साइमन कमीशन का बॉयकॉट करेंगे और सभी फॉर्म में करेंगे। किसी भी रूप में हम यहाँ पर साइमन कमीशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब यहाँ पर बाकी के लोगों की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि हिंदू महासभा हो गए, मुस्लिम लीग हो गए, जिन्ना के अंडर में जो मुस्लिम लीग अब यहाँ पर बढ़ रहा था, तो इन्होंने भी यहाँ पर क्या किया, इन्होंने यहाँ पर जो कांग्रेस है उनका समर्थन किया, कांग्रेस को यहाँ पर सपोर्ट किया और डिसाइड किया कि हम यहाँ पर जो साइमन कमीशन है उसे बॉयकॉट करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने साइमन कमीशन को बॉयकॉट ना करने की ठानी थी। अब ये हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सीधे सीधे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से लोग थे, ऐसी कौन सी पार्टी थी जिन्होंने साइमन कमीशन को बॉयकॉट ना करने का डिसीजन लिया था। तो इसमें हमें देखने को मिलते हैं यूनियनिस्ट पार्टी और दूसरे हमें देखने को मिलते हैं जस्टिस पार्टी। अब यहाँ पर जो यूनियनिस्ट पार्टी है ये हमें पंजाब की देखने को मिलती है और जो जस्टिस पार्टी है हमें साउथ की देखने को मिलती है। इन्होंने यहाँ पर ये डिसीजन लिया था कि हम यहाँ पर बॉयकॉट नहीं करेंगे साइमन कमीशन को। अब यहाँ पर जो साइमन कमीशन है वो यहाँ पर 3 फेब को आता है। 3 फेब को आने के बाद यहाँ पर क्या होता है, जब वो साइमन कमीशन एंटर लेता है तब यहाँ पर कंट्री वाइड हड़ताल जो है वो हमें देखने को मिलती है, जो मास रैलीज है वो हमें देखने को मिलती है और जो ब्लैक फ्लैग है उसका यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो किया जाता है। स्लोगन्स यहाँ पर बोले जाते हैं कि साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, इस तरीके से चीज़ें हमें देखने को मिलती है। जो साइमन गो बैक है ये किसके द्वारा वर्ड कॉइन किया गया है, ये भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये किया गया है यूसुफ मेहरली इनके द्वारा। तो देखिए एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये खासकर जो स्टेट पीएससीज है उसमें ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये जो साइमन गो बैक है ये किसने कॉइन किया था। अब यहाँ पर ये जो साइमन गो बैक की रैलीज चल रही थी इसमें लीड करने वाले कौन थे, तो वो हमें देखने को मिल रहे थे लाला लाजपत राय। और हमने देखा है जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थी उसमें हमने देखा था कि लाला लाजपत राय जो है उन्हें यहाँ पर किस तरीके से मार मार कर उनकी हत्या कर दी जाती है और इसी का बदला यहाँ पर जो भगत सिंह है वो लेते हैं साउंदर्स को मार के। अब यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि ये सारी चीज़ें जो है वो चल रही थी, साइमन कमीशन जो है वो उसका विरोध जो है किया जा रहा था, लोग बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे थे, जो यूथ है वो भी इसमें बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट कर रहे थे।
अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो साइमन कमीशन है उसके कौन कौन से यहाँ पर फीचर्स थे, क्योंकि फीचर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली फीचर जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि नीचे दिए गए में से कौन कौन से फीचर साइमन कमीशन के द्वारा बोले गए थे या कौन कौन से रिकमेंडेशंस साइमन कमीशन के द्वारा दिए गए थे। तो इसीलिए जो फीचर्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर पहला जो फीचर है जो दिया गया था वो ये था कि यहाँ पर जो डायरकी है प्रोविंस में उसे एबॉलिश कर देना चाहिए। हमने देखा है कि 1919 के एक्ट में यहाँ पर डायरकी जो है प्रोविंस में लाई जाती है ट्रांसफर सब्जेक्ट रिजर्व सब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ पर जो प्रोविंस है उसमें डायरकी को एबॉलिश कर देना चाहिए, ये यहाँ पर सुझाव यहाँ पर दिया जाता है। मतलब यहाँ पर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है उसकी यहाँ पर बात की जाती है। उसी के साथ साथ यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है प्रोविंसेस में और उसी के साथ साथ सेंटर में, इसकी भी यहाँ पर बात की जाती है साइमन कमीशन के द्वारा। और यहाँ पर जो फेडरलिज्म है उसकी यहाँ पर बात की जाती है। मतलब आइडिया ऑफ फेडरलिज्म जो है वो यहाँ पर एक्सेप्ट किया जाना चाहिए ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स में। अब यहाँ पर फेडरेशन जो है ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट में वो यहाँ पर किया जाना चाहिए, जिससे कि यहाँ पर क्या होगा, जो प्रोविंसेस है उन्हें भी यहाँ पर पावर मिलेगी। फेडरेशन मतलब बेसिकली क्या होता है, फेडरलिज्म मतलब बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर सेंटर जो है वो पावरफुल है ही, लेकिन उसी के साथ साथ जो लोकल गवर्नमेंट है वो भी पावरफुल है। जैसे कि हमारे अगर एट प्रेजेंट की बात करें तो जो सेंटर है वो पावरफुल है, लेकिन जो स्टेट्स हैं उनके पास भी पावर है। तो इसे हम कहते हैं फेडरलिज्म। तो यहाँ पर फेडरलिज्म जो है उसकी भी बात की गई थी। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो कम्युनल इलेक्टोरेट है उसे कंटिन्यू करने की बात की गई कि यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो यहाँ पर रिटेन किया जाना चाहिए। ऐसा रिकमेंडेशन यहाँ पर साइमन कमीशन के द्वारा दिया गया था। और उसी के साथ साथ यहाँ पर व्हाइट पेपर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म जो है साइमन कमीशन में लाया जाता है, और जो कि हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में देखने को मिलता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाइट पेपर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म हमें कौन से कमीशन के तहत देखने को मिलता है। तो ये देखने को मिलता है साइमन कमीशन के तहत। व्हाइट पेपर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म मतलब एक समझ सकते हो आप अनबायस्ड जो रिफॉर्म है वो। और उसी के साथ साथ कौन कौन से रिफॉर्म्स यहाँ पर लाए गए, तो यहाँ पर जो रिकमेंडेशन है वो दिए गए कि जो इंडियनाइजेशन है आर्मी का वो भी यहाँ पर बढ़ाया जाए। जो आर्मी है उसमें इंडियन लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूट किए जाए, वो यहाँ पर बढ़ाया जाए। उसी के साथ साथ यूनिवर्सल फ्रेंचाइज जो है उसे यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया। मतलब कंप्लीटली यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल फ्रेंचाइज मतलब क्या है कि हर इंसान जो है वो यहाँ पर वोट कर सकता है। वोट ज़्यादा लोग नहीं कर पाते थे। अगर आप 1935 में भी देखो तो वहाँ पर भी सिर्फ 10% जो है उतने ही लोग यहाँ पर वोट कर पा रहे थे। तो इसीलिए यहाँ पर यूनिवर्सल फ्रेंचाइज जो है वो यहाँ पर कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया गया। जैसे कि हमारे यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो भी 18 साल से ऊपर है वो सभी वोट कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है ना। तो ये यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया था साइमन कमीशन के द्वारा। उसी के साथ साथ यहाँ पर सिंध जो है वो बॉम्बे से सेपरेट कर देना चाहिए, ऐसा भी यहाँ पर बोला गया। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको सिंध जो है वो देखने को मिलता है। अब ये जो सिंध है इसे यहाँ पर बॉम्बे, ये पहले बॉम्बे प्रोविंस में आता था, तो बॉम्बे से ही इसे अलग कर देना चाहिए, ऐसा भी यहाँ पर साइमन कमीशन के द्वारा बोला गया। और उसी के साथ साथ जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है और बलूचिस्तान है वो भी यहाँ पर लोकल लेजिस्लेचर यहाँ पर रहना चाहिए, और सेंटर में भी उसका रिप्रेजेंटेशन जो है वो देखने को मिलना चाहिए। बलूचिस्तान आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये है बलूचिस्तान जो कि अब पाकिस्तान में है। और यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि अभी पाकिस्तान में है। तो ये दोनों जो है ये भी यहाँ पर लोकल रिप्रेजेंटेशन लोकल लेजिस्लेचर में भी रहना चाहिए, और यहाँ पर जो सेंटर है उसमें भी उनका रिप्रेजेंटेशन जो है वो रहना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर रिकमेंडेशन जो है साइमन कमीशन के द्वारा वो दिए गए थे। तो अब यहाँ पर क्या होता है, जो साइमन कमीशन है वो अपनी रिपोर्ट यहाँ पर सबमिट कर देता है 1930 में। ठीक है, उसके बाद जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी उस पर डिस्कशन जो है वो होती है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। अब 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हमें देखने को मिलते हैं। तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस किसने सभी अटेंड किए थे, किसने कौन से अटेंड किए थे, उसमें क्या क्या हुआ था, ये सारी चीज़ें एग्जाम परस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसीलिए ये हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर जब सबमिट जो है वो कर दी गई, मतलब जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट है वो यहाँ पर सबमिट कर दी गई। अब जो यहाँ पर विद्रोह हो रहा था, जो यहाँ पर एगिटेशन हो रहा था, मास मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा था, तो इसका कुछ सिग्निफिकेंस भी हमें देखने को मिलता है, जो कि मेंस पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिग्निफिकेंस क्या है? पहला सिग्निफिकेंस देखने को मिलता है मैसिव मास एगिटेशन और डेमोन्स्ट्रेशन जो यहाँ पर हुआ है, इसके वजह से एक नया इंडियन स्ट्रगल जो है वो हमें शुरुआत उसकी देखने को मिलती है।
उसी के साथ साथ यहाँ पर रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जो है उसे भी काफ़ी बूस्ट दिया था, क्योंकि हमने देखा है कि भगत सिंह जो है उनको गुस्सा आता है और उसी के साथ साथ वो जो साउंदर्स है उसे मारते हैं। ये साइमन कमीशन का जो एगिटेशन था, मतलब साइमन गो बैक के जो नारे लग रहे थे, उसमें जो लाला लाजपत राय को मारा गया था उसके बाद ही तो यहाँ पर रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जो है उसे भी काफ़ी बूस्ट यहाँ पर मिलता है। और ये हमने लास्ट लेक्चर में सारी चीज़ें कवर की थी। उसी के साथ साथ यहाँ पर पॉलिटिकल एक्टिविज्म जो है वो भी देखने को मिलता है, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के सडन विड्रॉल के बाद जो पॉलिटिकल पेसिमिज्म है वो यहाँ पर आ गया था, एक वैक्यूम जो है वो क्रिएट हो गया था। लेकिन अब यहाँ पर पॉलिटिकल एक्टिविज्म जो है वो भी फिर से आ जाता है और ये जो वैक्यूम है ये फील्ड अप कर लेता है। अब देखिए, इतना यहाँ पर एगिटेशन हो रहा था, इतना यहाँ पर अपोज हो रहा था, तो इसीलिए जो लॉर्ड बीकेंड हेड है उसको यहाँ पर आ जाता है गुस्सा। वो बोलता है कि अच्छा, तुम मतलब इतना हमारा अपोज कर रहे हो, तुम हमको इतना नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि हमसे कुछ नहीं होता है, हमने तुमको लिया नहीं है, अरे तुम कौन हो। इसीलिए यहाँ पर क्या करता है, वो यहाँ पर इंडियंस को चैलेंज देता है कि ठीक है, मैं तुमको चैलेंज देता हूँ, चैलेंज लो कि अगर इंडियंस में पॉलिटिकल कैपेबिलिटी है, कॉम्पिटेंस है, तो उन्होंने यूनानिमस कॉन्स्टिट्यूशन जो है यहाँ पर बनाना चाहिए, जिसमें सभी जो पार्टीज़ है, भले वो मुस्लिम लीग हो, हिंदू महासभा, जितनी भी पार्टीज़ है, सब उस पर अग्री करना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो हम वो जो कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर इंडियंस के द्वारा बनाया जाएगा उसे यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर लेंगे। अब यहाँ पर इंडियंस जो है उनका माथा खटक जाता है। वो बोलते हैं, इंडिया में आके इंडिया को चैलेंज कर रहे हो बेटा, अब देख तेरी कैसे गोरी चमड़ी जो है उसे लाल करते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो चैलेंज है वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है और चैलेंज एक्सेप्ट होने के बाद जो ड्राफ्टिंग है वो शुरू हो उससे पहले यहाँ पर मुस्लिम लीग जो है उनका सेशन होता है दिल्ली में 1927 में। अब यहाँ पर जो दिल्ली सेशन हुआ था मुस्लिम लीग का, उसमें यहाँ पर कुछ रिकमेंडेशंस देते हैं वो उनकी तरफ से कि हमारे जो रिकमेंडेशंस है, हमारे जो प्रपोजल्स है, आप यहाँ पर जो ड्राफ्टिंग करोगे उसमें इंक्लूड कीजिएगा। अब यहाँ पर 4 बड़े प्रपोजल जो है वो मुस्लिम लीग की तरफ से दिए जाते हैं। अब पहला यहाँ पर प्रपोजल कौन सा होता है, पहला होता है कि जॉइंट इलेक्ट्रेट जो है वो यहाँ पर रहना चाहिए इन प्लेस ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रेट। मतलब आप सोचिए कि जो मुस्लिम लीग है वो कितने साल लड़ रही थी कि हमें यहाँ पर सेपरेट इलेक्ट्रेट चाहिए, सेपरेट इलेक्ट्रेट चाहिए, लेकिन अब यहाँ पर वो बोल रही थी कि हमें यहाँ पर जॉइंट इलेक्ट्रेट चाहिए इन प्लेस ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रेट। तो ये पहला उनका प्रपोजल था। दूसरा यहाँ पर हमें सेंटर में देखने को मिलता है। सेंटर में क्या चेंजेस होने चाहिए थे, तो 1/3 रिप्रेजेंटेशन जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में उन्हें चाहिए था। और तीसरी यहाँ पर जो प्रोविंशियल चीज़ें हैं उसमें यहाँ पर उन्हें चेंजेस चाहिए थे। पहला यहाँ पर क्या था, पहला था कि यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन है पंजाब और बंगाल की सीट्स में वो उन्हें चाहिए था पॉपुलेशन के बेसिस पर, मतलब जिस तरीके से उनकी पॉपुलेशन रहेगी उसके बेसिस पर जो मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस है वहाँ पर उन्हें सीट्स में जो रिप्रेजेंटेशन है वो चाहिए था। और दूसरा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि 3 मेजर मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस जो है उसका फॉर्मेशन यहाँ पर करने की उन्होंने बात की थी, उतना प्रपोजल दिया था। वो कौन कौन से थे, वो थे सिंध, बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। तो इस तरीके से जो यहाँ पर 4 प्रपोजल्स मुस्लिम लीग है उनके द्वारा दिए गए थे। कौन से थे, एक तो जॉइंट इलेक्ट्रेट था इन प्लेस ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रेट, दूसरा यहाँ पर सेंटर के लिए 1/3 रिप्रेजेंटेशन जो है वो उन्हीं को चाहिए था, और 2 यहाँ पर दूसरे प्रपोजल कौन से थे प्रोविंस के इसमें कि यहाँ पर सीट जो है पंजाब और बंगाल में वो उन्हें चाहिए थी पॉपुलेशन के बेसिस पर, और 3 मेजर मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस सिंध, बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ये उन्हें फॉर्मेशन के तौर पर चाहिए थे। अब इसका जो हिंदू महासभा है उन्होंने यहाँ पर बढ़ चढ़कर विरोध किया, बिल्कुल एटीट्यूड जो है वो इनका फेवर में नहीं था। हिंदू महासभा जो है उन्होंने ये डिमांड्स कंप्लीटली रिजेक्ट कर दी। उन्होंने यहाँ पर यूनिटरी स्ट्रक्चर जो है उसकी यहाँ पर मांग की थी, और इसके वजह से यहाँ पर मुस्लिम लीग जो है यहाँ पर काफ़ी स्ट्रक हो गई थी उनकी डिमांड्स को लेकर। अब यहाँ पर जो डिमांड है, जो प्रपोजल्स है दिल्ली सेशन के, वो यहाँ पर मद्रास सेशन में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो एक्सेप्ट कर लेती है कि ठीक है हम यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेते हैं, और इसीलिए यहाँ पर इसे क्या कहा जाता है, दिल्ली प्रपोजल। अब देखिए, काफ़ी बार आपको सवाल जो है पूछा जा सकता है दिल्ली प्रपोजल के बारे में। अलग अलग दिल्ली पैक्ट होते हैं, तो अलग अलग जो चीज़ें हैं आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि दिल्ली ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो दूसरा शब्द है वो चेंज होता जाएगा। इसीलिए दिल्ली प्रपोजल क्या है, दिल्ली पैक्ट क्या है, इस तरीके से आपको ये जो चीज़ें हैं अच्छी तरीके से पता रहना बहुत ज़रूरी है। और ये अब आपको कंप्लीट पिक्चर जो है पूरा क्लियर हो गया होगा कि दिल्ली प्रपोजल में कौन कौन से प्रपोजल्स जो इंडियन मुस्लिम लीग है उनके द्वारा दिए गए थे। तो अब यहाँ पर ये एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं कि ठीक है हम ये ड्राफ्टिंग में हमारे डाल देंगे, ऐसा यहाँ पर बोला जाता है।
अब यहाँ पर क्या होता है, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो है फेब 1928 में ऑर्गेनाइज की जाती है, जिसे चेयर करते हैं मोतीलाल नेहरू। काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है मोतीलाल नेहरू जो है, उनके द्वारा यहाँ पर चेयर किया जाता है जो कमेटी है वो। और यहाँ पर क्या होता है कि अलग अलग लीडर्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, अली इमाम और शौब कुरैशी। तो ये लीडर्स हमें देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर जो ड्राफ्टिंग है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो यहाँ पर की जाती है और फाइनलाइज की जाती है अगस्त 28, 1928 को, जिसे नेहरू रिपोर्ट जो है वो भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ये जो लीडर्स के नाम है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और नेहरू रिपोर्ट इस तरीके से हमें देखने को मिलती है। अब देखिए नेहरू रिपोर्ट जो है उसमें यहाँ पर कौन कौन से रिकमेंडेशंस दिए गए थे, ये भी बहुत ज़रूरी है। अब नेहरू रिपोर्ट अगर देखी जाए तो ये ब्रिटिश इंडिया के लिए थी। यहाँ पर जो प्रिंसली स्टेट्स है उसके लिए यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट जो है नहीं लाई गई थी, सबसे पहला पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट किसके लिए थी, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश इंडिया के लिए थी। अब यहाँ पर पहला जो रिकमेंडेशन दिया गया था नेहरू रिपोर्ट में, वो था कि डोमिनियन स्टेटस यहाँ पर दिया जाना चाहिए, मतलब कि सेल्फ गवर्निंग यूनिट यहाँ पर रहना चाहिए अंडर दी सॉवरेन रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन। मतलब यहाँ पर राज किसका रहेगा, राज रहेगा ब्रिटिश क्राउन का ही, उनके अंडर में यहाँ पर हम खुद को गवर्न करेंगे, जिसे हम डोमिनियन स्टेटस कहते हैं। दूसरा यहाँ पर रिकमेंडेशन हमें देखने को मिलता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो यहाँ पर रिजेक्ट कर देते हैं, जैसा कि यहाँ पर मुस्लिम लीग ने कहा था। यहाँ पर जॉइंट इलेक्टोरेट जो है उसका यहाँ पर प्रावधान लेकर आते हैं विथ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर मुस्लिम्स। जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए सीट्स रिजर्व रहेगी और हिंदूज के लिए भी सीट रिजर्व रहेगी, प्रपोर्शन किसके, पॉपुलेशन के प्रपोर्शन में, जहाँ पर वो माइनॉरिटी में है। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो प्रोविंस है इसमें अगर हिंदू जो है वो माइनॉरिटी में है, तो यहाँ पर उनके लिए पॉपुलेशन के हिसाब से जो सीट्स है वो यहाँ पर उनके लिए अलॉट की जाएगी, रिजर्व रहेगी। ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब अगर आप मुस्लिम लीग देखोगे तो उन्हें यहाँ पर जो मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस है उसमें रिजर्वेशन चाहिए था। यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है जो माइनॉरिटी है उस जगह पर, उन एरियाज़ में। तो इसीलिए जो मुस्लिम लीग है उनको ये बात पटेगी क्या, नहीं पटेगी। लेकिन ये जो चीज़ है ये मुस्लिम लीग ने कहा था ना कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जॉइंट इलेक्टोरेट। तो यहाँ पर क्या होता है, जो मोतीलाल नेहरू है उससे जम गया ना, जिन्ना भाई सब कुछ सही है ना, वो बोलते हैं हाँ ठीक है, पर अरे वो चलो चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तो सुनना ही नहीं है। और यहाँ पर आगे कौन कौन से रिकमेंडेशन जो है वो नेहरू रिपोर्ट के द्वारा दिए जाते हैं। तो बाद में आता है यहाँ पर कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यहाँ पर फेडरल रहना चाहिए कैरेक्टर में। फेडरल मतलब क्या है कि यहाँ पर जो सेंटर है वो स्ट्रांग रहेगा, लेकिन जो प्रोविंसेस है वो भी यहाँ पर स्ट्रांग रहेंगे, उनके पास भी यहाँ पर पावर रहेगी। तो फेडरल कैरेक्टर जो है वो यहाँ पर रहना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का। रेसिड्यू जो है, रेसिड्यू पावर जो है वो यहाँ पर सेंटर के पास रहेगी। मतलब भले ही यहाँ पर जो फेडरल कैरेक्टर है उसकी बात की गई थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर सेंटर जो है उसे स्ट्रांग रखा गया था। जैसे कि अगर हम हमारे यहाँ पर देखते हैं एट प्रेजेंट, तो हमारे यहाँ पर यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है। इसके वजह से हमें यहाँ पर देखने को मिलता है हमारे यहाँ पर फेडरल स्ट्रक्चर है, क्योंकि स्टेट लिस्ट में ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिस पर एक्सक्लूसिवली जो राज्य सरकारें हैं वो लॉज बना सकती है। लेकिन जो रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स है उसकी पावर आज भी हमारे यहाँ पर सेंटर के हाथ में है। तो मतलब यहाँ पर क्या है, फेडरल हमारे पास स्ट्रक्चर है, लेकिन जो डोमिनेंस है वो यहाँ पर सेंटर का है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी जो रिकमेंडेशन है वही दिया गया था कि फेडरल कैरेक्टर रहना चाहिए, लेकिन जो रेसिडुअल पावर है वो यहाँ पर सेंटर के पास रहना चाहिए। उसी के साथ साथ लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस जो है उसकी भी यहाँ पर बात की गई, और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और सिंध जो है उसे यहाँ पर सेपरेट प्रोविंस जो है वो यहाँ पर बना देना चाहिए, जैसा कि मुस्लिम लीग ने सजेशन दिया था। फिर से एक बार मोतीलाल नेहरू पूछते हैं कि जम गया ना जिन्ना भाई, सब कुछ सही है ना, वो बोलते हैं अरे वो पर हाँ ठीक, चलो चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। तो यहाँ पर और क्या होता है कि यहाँ पर मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो नेहरू रिपोर्ट है उसमें 19 फंडामेंटल राइट जो है उसकी यहाँ पर बात की जाती है, जिसमें काफ़ी सारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जैसे कि इक्वल राइट्स फॉर वुमेन, यूनिवर्सल अलर्ट फ्रेंचाइज, उसी के साथ साथ राइट टू फॉर्म यूनियंस, उसी के साथ साथ जो फ्रीडम है कि अपना रिलीजन जो है वो प्रैक्टिस कर सके, प्रोफेस कर सके। इस तरीके से 19 फंडामेंटल राइट जो है वो इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। उसी के साथ साथ कंप्लीट डिसोसिएशन जो है स्टेट का रिलीजन के साथ वो यहाँ पर लिया जाता है कि जो स्टेट है, जो सरकार है, वो यहाँ पर रिलीजन में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करेगी। यहाँ पर कल्चरल और रिलीजियस इंटरेस्ट में फुल प्रोटेक्शन जो है वो इस इंसान को मिलेगा। मतलब उसे जो यहाँ पर कल्चर फॉलो करना है, उसे जो यहाँ पर रिलीजियस प्रैक्टिसेस फॉलो करनी है, वो खुद कर पाएगा। इसमें यहाँ पर जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, वो यहाँ पर बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करेगी।
और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो नेहरू रिपोर्ट है वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात करते हैं। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सेंटर में भी और प्रोविंसेस में भी। अब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट किस तरीके से फॉर्मेशन की यहाँ पर बात करते हैं, तो देखिए जो स्ट्रक्चर है, बहुत मेहनत लगी मुझे बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो अच्छी तरीके से समझिएगा क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ये एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सेंटर में भी और प्रोविंसेस में भी ये स्थापन करने की बात यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट में की जाती है। अब यहाँ पर सेंटर में जो गवर्नर जनरल है वो यहाँ पर रहेंगे, और अगर हम प्रोविंस की बात करते हैं तो वहाँ पर गवर्नर रहेंगे। अब यहाँ पर गवर्नर जनरल जो है उनकी अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाएगी, तो ब्रिटिशर्स के द्वारा जो गवर्नर जनरल है उसकी अपॉइंटमेंट की जाएगी। अब यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मतलब क्या होता है कि जो लोग हैं उनके लिए वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, अकाउंटेबल रहेंगे। अब यहाँ पर अगर हम सेंटर देखते हैं, गवर्नर जनरल देखते हैं, तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है उसके एड एंड एडवाइस पर ये जो गवर्नर जनरल है वो काम करेगा। और अगर हम गवर्नर की बात करते हैं तो वो प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो रहेगी उसके एड एंड एडवाइस पर काम करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड एंड एडवाइस पर काम करते हैं, है ना। जो गवर्नर है, जो स्टेट है उसमें हमें गवर्नर देखने को मिलते हैं जो कि जो स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनके एड एंड एडवाइस पर काम करते हैं। उसी तरह यहाँ पर भी वही प्रावधान जो है वो लाया गया था कि गवर्नर जनरल जो है जो सेंटर में रहेगा, मतलब आप प्रेसिडेंट समझ सकते हो, वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल मतलब हमारे यहाँ पर जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनके एड एंड एडवाइस पर काम करेगा। और जो गवर्नर है, जो हमारे स्टेट में भी गवर्नर देखने को मिलते हैं, वो यहाँ पर प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के एड एंड एडवाइस पर काम करेगा। अब यहाँ पर जो सेंटर है उसमें हमें सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है वो भी यहाँ पर दिए गए। सीनेट मतलब क्या है, अपर हाउस, और जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है वो लोअर हाउस, मतलब ये एक इंडियन पार्लियामेंट जो है वो कहलाएगा। यहाँ पर बाइकैमरलिज्म हमें देखने को मिलेगा। आज जैसे अपर हाउस हमारा राज्यसभा है, लोअर हाउस लोकसभा है, वैसे यहाँ पर सीनेट अपर हाउस, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव लोअर हाउस। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे सीनेट में 200 मेंबर्स रहेंगे और 7 साल का उनका टेन्योर रहेगा। इनडायरेक्ट इलेक्शंस के द्वारा वो यहाँ पर चुने जाएंगे प्रोविंसेस में। और दूसरा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है 500 मेंबर रहेंगे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में, 5 साल का उनका टेन्योर रहेगा और डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा ये चुन कर आएंगे। इस तरीके से इंडियन पार्लियामेंट जो है उसकी भी व्यवस्था यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट जो है उसमें कर दी जाती है। और यहाँ पर अगर हम प्रोविंस की बात करते हैं तो इसमें प्रोविंशियल काउंसिल हमें देखने को मिलेगी, और प्रोविंशियल काउंसिल जो है उसमें जो लोग रहेंगे उनका कार्यकाल रहेगा 5 साल का। तो इस तरीके से पूरा यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है वो नेहरू रिपोर्ट में यहाँ पर बता दिया जाता है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, जो जिन्ना है वो यहाँ पर गुस्सा हो जाता है, अरे रुको यार, हमने जो बोला तुम किधर डाल रहे हो, हमने जो बोला वो तो तुम कर ही नहीं रहे हो। हमने इतने तुमको बताया था कि ये प्रपोजल है, ये प्रपोजल है, इतने अच्छे तुमने सुना था, तुमने मान भी लिया था, दिल्ली प्रपोजल एक्सेप्ट भी हो गया था, फिर भी तुम यहाँ पर नहीं डाल रहे हो। तो मोतीलाल ने कहा नहीं डाला, सब तो डाला है, क्या किया हमने, क्या बताया। तो फिर जिन्ना बोलता है तुमने ये सारी चीज़ें बताई कि रिजर्वेशन जो है वो सिर्फ वहीं पर रहेगा जहाँ मुस्लिम जो है वो माइनॉरिटी में है। हमने तो बात की थी भैया मेजोरिटी में रहना चाहिए, तुम तो यहाँ पर माइनॉरिटी जहाँ पर है सिर्फ वहीं पर रिप्रेजेंटेशन देने की बात कर रहे हो, वहीं पर रिजर्वेशन देने की बात कर रहे हो। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो अप्रूवल्स है सिंध प्रोविंस जो है उसके लिए जो अप्रूवल रहेगा वो भेजना। तुम डोमिनियन स्टेटस के बाद बोल रहे हो कि जब डोमिनियन स्टेटस मिल जाएगा उसके बाद यहाँ पर सिंध प्रोविंस जो है उसे फॉर्म किया जाएगा, उसका जो अप्रूवल है वो दिया जाएगा, तो ये भी तो गलत है। और तीसरी चीज़ अगर देखी जाए तो रेसिडुअल पावर जो है तुम सेंटर के पास दे रहे हो, ये हमको बिल्कुल गवारा नहीं है यार, तुम सेंटर के पास क्यों दे रहे हो, मतलब तुम सेंटर को ज़्यादा पावरफुल बना रहे हो। अब ये जो चीज़ें हैं ये बेसिकली जो हिंदू महासभा इतनी ज़्यादा गुस्सा हो गई थी, इतनी एंग्री हो गई थी, उन्हें यहाँ पर शांत कराने के लिए था। क्योंकि जो चैलेंज दिया गया था वो क्या था, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना, यही चैलेंज नहीं था। ये भी चैलेंज था कि ये सभी ने अगर एक्सेप्ट किया तो हम यहाँ पर आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन रहेगी उसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो इसीलिए सबको खुश करना भी ज़रूरी था। तो यहाँ पर होता क्या है, जो जिन्ना है वो बोलता है कि तुमने उस वक्त शायद अच्छा ध्यान नहीं दिया होगा, उस वक्त शायद तुमने सोचा नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं फिर से तुमको बता रहा हूँ, एक बार अच्छे से देख लो, मैं फिर से तुमको बता रहा हूँ, फिर बोलना मत कि मैंने बताया नहीं था। हमने क्या बोला है, तुम क्या कर रहे हो, तो गलत है ना। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, कलकत्ता सेशन होता है 1928 का। इसमें जो जिन्ना है वो बोलता है कि ठीक है, एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, सुन लो, यहाँ पर अमेंडमेंट तुमको कौन से लाने हैं, तुम यहाँ पर लेकर आ गए हो, बहुत अच्छी बात है, तुमने पूरा ड्राफ्ट बना लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर क्या है, मैं कुछ अमेंडमेंट दे रहा हूँ, वो तुम यहाँ पर कर लो, जिससे कि हम भी यहाँ पर खुश हो जाएंगे। जैसे कि कौन कौन से अमेंडमेंट की बात की गई थी, सेंटर में क्या करना है, सेंटर में 1/3 रिप्रेजेंटेशन देना है, उस पर वो अड़े थे कि हमें 1/3 रिप्रेजेंटेशन सेंटर में चाहिए ही चाहिए। दूसरा यहाँ पर था प्रोविंसेस में,
प्रोविंसेस में क्या था कि यहाँ पर मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन जो है बंगाल और पंजाब, जहाँ पर मुस्लिम्स मेजोरिटी में है, वहाँ पर पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के हिसाब से उन्हें यहाँ पर रिजर्वेशन चाहिए था। और तीसरा जो रेसिडुअल पावर है, रेसिडुअल पावर यहाँ पर प्रोविंस के हाथ में रहना चाहिए, ना कि सेंटर के हाथ में। जो तुमने यहाँ पर सेंटर के हाथ में दिया हुआ है वो नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए प्रोविंसेस के हाथ में, जिससे कि प्रोविंसेस जो है वो यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रांग रहे। अब यहाँ पर जो कांग्रेस है वो बोलती है तुमको हमने दूध क्या दिया, तुम तो खीर ही मांगने लग गए भाई साहब। तो ये तो गलत है ना, ये नहीं होना चाहिए, ये कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया जाता है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उनके द्वारा। जो भी यहाँ पर जो अमेंडमेंट यहाँ पर प्रपोज किए जाते हैं जो इंडियन मुस्लिम लीग है उनके द्वारा, तो यहाँ पर ये रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। फिर यहाँ पर जो जिन्ना है वो बोलता है कि भैया अब तो मेरी सटक गई, आतामाजी सटक ली, तो इसीलिए यहाँ पर 14 पॉइंट जो है जिन्ना के वो यहाँ पर आते हैं। जिन्ना और बाकी के जो लीडर्स है यहाँ पर मुस्लिम ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस यहाँ पर बुलाते हैं दिल्ली में, और फिर वहाँ पर जो जिन्ना है वो अपने 14 पॉइंट्स फॉर्मुलेट करते हैं, जिसे जिन्नास 14 पॉइंट जो है वो भी कहा जाता है। अब देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है सभी के सभी 14 पॉइंट्स आपको याद रखना एग्जाम पर्सपेक्टिव से, लेकिन कुछ पॉइंट्स आपको याद रहने चाहिए। तो इसमें आपको 14 पॉइंट जो है वो देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन जो है रहना चाहिए विथ रेसिडुअल पावर टू द प्रोविंस। उसी के साथ साथ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है वो यहाँ पर मिलना चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की यहाँ पर बात की गई थी, है ना। उसी के साथ साथ यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बिल्कुल अमेंड नहीं की जानी चाहिए बाय द सेंटर जब तक यहाँ पर स्टेट जो है उनका भी कॉन्करेंस ना रहे। तो यहाँ पर जो संविधान है वो अमेंड नहीं की जा सकेगी जब तक जो स्टेट्स है उनका भी यहाँ पर कॉन्करेंस ना रहे। मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रोविंशियल जो है उसे यहाँ पर स्ट्रांग बनाने की बात जिन्ना के 14 पॉइंट्स में हमें देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ 1/3 रिप्रेजेंटेशन जो है सेंट्रल लेजिस्लेचर में उनका रहेगा, जो इतने दिनों से बोल रहे थे कि हमें चाहिए हमें चाहिए हमें चाहिए। उसी के साथ साथ सभी लेजिस्लेचर और इलेक्टेड बॉडीज जो है उनका मुस्लिम्स में, मतलब मुस्लिम्स का उन बॉडीज़ में एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन जो है वो रहना चाहिए। सभी प्रोविंसेस में बिना मेजोरिटी ऑफ द मुस्लिम्स जो है, जहाँ पर मेजोरिटी ऑफ द मुस्लिम्स है उन्हें बिना रिड्यूस किए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये जो बॉडीज़ है इसमें जो मुस्लिम्स है वो मेजोरिटी में है फिर यहाँ पर इनको रिड्यूस करके यहाँ पर मुस्लिम जो है उन्हें शामिल करो। हाँ, यहाँ पर ये तो रहेंगी लेकिन फिर भी एडिक्वेट सीट जो है मुस्लिम्स को वहाँ पर मिलनी ही मिलनी चाहिए। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो सर्विसेज है, सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ है, उसमें भी मुस्लिम्स का एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन रहना चाहिए। और किसी भी कैबिनेट में सेंटर में या फिर प्रोविंसेस में 1/3 मुस्लिम्स जो है वो रहने ही चाहिए। सेपरेट इलेक्टोरेट यहाँ पर रहना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट बोल दिया इन्होंने, जो 14 पॉइंट्स थे। पहले यहाँ पर जॉइंट इलेक्टोरेट की बात कर रहे थे, उन्हें समझ में आ गया कि भैया धोखा ही धोखा है, आगे समझ जाओ, सेपरेट इलेक्टोरेट मिला हुआ है वही यहाँ पर बात करो। और उसी के साथ साथ सिंध को बॉम्बे से सेपरेट करने की भी यहाँ पर बात की गई थी। और यहाँ पर कोई भी बिल जो है या फिर रेजोल्यूशन जो है किसी भी लेजिस्लेचर में वो 3/4 मेजोरिटी जब तक नहीं मिलती है तब तक यहाँ पर पास नहीं होना चाहिए। किसी भी टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी जो है पंजाब, बंगाल और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में यहाँ पर अफेक्ट नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म जो है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में और बलूचिस्तान में वो हमें देखने को मिलने चाहिए। फुल रिलीजियस फ्रीडम सभी कम्युनिटीज़ को मिलना चाहिए, और मुस्लिम राइट जो है रिलीजन में, कल्चर में, एजुकेशन में, लैंग्वेज में वो यहाँ पर प्रोटेक्टेड रहने चाहिए। तो इस तरीके से 14 पॉइंट जो है जिन्ना के वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब जिन्ना को ये भी पता है कि कोई ये पॉइंट सुनेगा नहीं, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है 14 पॉइंट्स को मतलब देखेगी भी नहीं, लेकिन फिर भी ये बोल रहा है कि मैं यहाँ पर अपने पॉइंट जो है वो रख रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या होता है, ये जो ड्राफ्ट यहाँ पर बनाया गया नेहरू रिपोर्ट जो है, ये यहाँ पर क्या होता है, जो मेजोरिटी वोट्स है, क्योंकि बट ऑब्वियस है कि यहाँ पर मेजोरिटी जो है वो तो मान रहे थे ना कि नेहरू रिपोर्ट जो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर क्या होता है, मेजोरिटी वोट के साथ जो नेहरू रिपोर्ट है उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है और फिर यहाँ पर हैंड ओवर किया जाता है ब्रिटिशर्स को। लेकिन ब्रिटिशर्स इसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ब्रिटिशर्स क्यों एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मुस्लिम लीग है वो इसे रिजेक्ट कर देती है, और उनका क्या बोलना था कि जब तक सभी यहाँ पर एक्सेप्ट ना करें हम यहाँ पर ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जब मुस्लिम लीग इसे रिजेक्ट कर देती है तो यहाँ पर ब्रिटिशर जो है वो भी नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ क्या मुस्लिम लीग थी जिन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं आई थी नेहरू रिपोर्ट? नहीं, बाकी भी लोग थे, जैसे कि हिंदू महासभा जो है उन्हें भी जो नेहरू रिपोर्ट है बिल्कुल पसंद नहीं आया था, और जो सिख कम्युनिटी है उन्हें भी जो नेहरू रिपोर्ट है वो यहाँ पर पसंद नहीं आया था। अब आप सोचोगे सिख कम्युनिटी जो है वो क्यों अनहैप्पी थे नेहरू रिपोर्ट से, सिख कम्युनिटी को क्यों पसंद नहीं आया था नेहरू रिपोर्ट में जो भी लिखा हुआ है? क्योंकि बट ऑब्वियस है कि जो भी चीज़ें हमने देखी इसमें कोई भी स्पेसिफिक प्रोविजन सिख्स के लिए नहीं दिए गए हैं, तो ये उनको रास नहीं आया कि भैया हमारे लिए तो कुछ यहाँ पर है ही नहीं। उसी के साथ साथ यहाँ पर सिख जो है वो कंसिस्टेंटली अपोज कर रहे थे जो भी रिजर्वेशन है
इलेक्टोरल सीट्स के लिए ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। उनका ये बोलना था कि आप रिलीजन के बेसिस पर कोई भी रिजर्वेशन जो है मत दो। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो डोमिनियन स्टेटस है उसका भी ये अपोज कर रहे थे। उनका ये बोलना था कि इसका मतलब है कि जो लोग हैं उन्हें दो बार फाइट करना पड़ेगा। एक तो डोमिनियन स्टेटस के लिए, डोमिनियन स्टेटस अगर एक बार मिल जाता है उसके बाद फिर फुल इंडिपेंडेंस के लिए तो दो बार हमें यहाँ पर लड़ना पड़ेगा। इससे अच्छा एक ही बार में फुल इंडिपेंडेंस के लिए लड़ो ना यार। तो इस तरीके से यहाँ पर जो सिख कम्युनिटी है वो ये 3 पॉइंट्स की वजह से खुश नहीं थी। देखिए बहुत सारी जगहों पर आपको सिर्फ एक ही पॉइंट दिखेगा। अगर आप किताब भी पढ़ोगे, क्योंकि ये मैंने बहुत सारी किताबों में से निकाला है इसलिए मैं 3 पॉइंट जो है आपको प्रॉपरली बता रहा हूँ, है ना, जो कि आपको मेंस में काफ़ी काम आएंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सी कम्युनिटीज नेहरू रिपोर्ट से खुश नहीं थी और क्यों नहीं थी, तो इसमें आपको ये जो 3 पॉइंट्स है वो लिखने ही पड़ेंगे। तो इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेंस पर्सपेक्टिव से भी और प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि सीधे स्टेटमेंट्स आपको दिए जाएंगे कि सिख कम्युनिटी जो है नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स के मुताबिक क्यों यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट से खुश नहीं थी। तो ये 3 स्टेटमेंट दिए जाएंगे, कौन सा सही है आपको पूछा जा सकता है। तो इसीलिए ये 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो यूथ थे वो भी यहाँ पर इससे खुश नहीं होते। जो यंग सेक्शन थे जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, वो भी इससे काफ़ी दुखी थे, वो भी काफ़ी एंग्री थे। क्यों एंग्री थे? क्योंकि यहाँ पर डोमिनियन स्टेटस जो है ये उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वो ये बोल रहे थे कि अगर हम डोमिनियन स्टेटस की आज बात कर रहे हैं मतलब एक स्टेप पीछे जा रहे हैं। डोमिनियन स्टेटस 1920 की बात थी, आज हम यहाँ पर 1930 के आसपास आ रहे हैं। यहाँ पर क्या डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे हो? 10 साल बीत गए हैं, 10 साल में तो बहुत कुछ हो जाता है। डोमिनियन स्टेटस हमें नहीं चाहिए, ये हम पीछे नहीं जाना चाहिए यहाँ पर। और इसीलिए इन्होंने जॉइंटली यहाँ पर क्या सेटअप किया, जॉइंटली सेटअप किया इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। ये भी आपको ध्यान में रखना है, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग किसके द्वारा किया गया था? नेहरू सुभाष चंद्र बोस जॉइंटली यहाँ पर किया गया था। अब इसमें ये जो लीग है लॉन्च की गई थी 1928 में। सुभाष चंद्र बोस सेक्रेटरी थे और श्रीनिवास अय्यंगार जो है ये प्रेसिडेंट थे। ये भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये बेसिकली क्यों लाया गया था, मतलब क्या ऑब्जेक्टिव था ये लाने का? तो जिससे कि जो कॉन्सेप्ट है डोमिनेंस स्टेटस का उसे काउंटर किया जा सके, जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस है उसके लिए यहाँ पर प्लेज किया जा सके, और जो इंडियन रिपब्लिक है सोशलिस्ट लाइन पर यहाँ पर स्टैब्लिश किया जा सके। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको कहा था कि उस टाइम पर जो यूथ थे वो बहुत ज़्यादा रशियन रिवॉल्यूशन से इंस्पायर्ड थे, और इसीलिए जो रशिया है वो हमें सोशलिस्ट ग्राउंड्स पर देखने को मिलता है। तो इसीलिए जो सोशलिस्ट ग्राउंड्स है, सोशलिस्ट लाइन है, उस पर यूथ जो है उनकी आइडियोलॉजी हमें देखने को मिल रही थी। और इसीलिए यहाँ पर 3 पॉइंट्स ये हमें देखने को मिलते हैं जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको बुक्स में मोस्टली यही पॉइंट जो है देखने को मिलता है, लेकिन ये जो पॉइंट्स हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा जो साइमन कमीशन है और नेहरू रिपोर्ट है वो खत्म होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा कंप्लीट पिक्चर जो है वो आपकी आंखों के सामने आ गया होगा। जो PDF है वो रिवाइज करके और अच्छे तरीके से आप रिवाइज कर लीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।